बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our chapter number 2 of 8th class. In this lecture, we will start unit number 3 of 8th class, which is spreadsheets in Excel. तो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ बात बता दूं कि अब से हम थोड़ा अपना पैटर्न चेंज करेंगे लेक्चर का। हम अपने लेक्चर को मुख्तलिफ़ डेज़ में डिवाइड करेंगे। जो भी हम पढ़ेंगे उसको डे वाइज डिवाइड कर देंगे ताकि आपको अगर आप जब अपलोड होकर लेक्चर मिले तो आप लोग इसको एक डे या 2 डे के लिहाज से देख लें। अब आज जो हम काम करेंगे वो वर्क फॉर डे 1 पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम वर्क फॉर डे 2 शुरू करेंगे। वर्क फॉर डे 1 में चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और कुछ यूजेस होंगे स्प्रेडशीट के और हम देखेंगे स्प्रेडशीट होती क्या है। वर्क फॉर डे 2 में हम जो हमने सॉफ्टवेयर पढ़ना है इस चैप्टर में जो एक्सेल है उसके बारे में देखेंगे और फिर मैं आपको इंशाल्लाह कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगा कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। आज हम इतना ही देखेंगे कि हम एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। अब हम सबसे पहले चैप्टर के नेम पे आते हैं, यूनिट नंबर 3 स्प्रेडशीट्स इन एक्सेल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आप लोगों को नोट्स PDF में भेज दिए गए थे चैप्टर नंबर 3 के 2 हाफ्स में भेजे गए थे, 2 पोर्शन में। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 48 तक, क्वेश्चन नंबर 48 तक हाफ चैप्टर के भेजे गए थे, फिर आपको सेकंड हाफ के भेजे गए थे। तो फ़िलहाल आप क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ के जो आपके नोट्स हैं वो आप लोग अपने सामने रखें ताकि जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको मार्क रहा हूँ तो आपको पता चल जाए। आपके सामने होने चाहिए सब चीज़ें, नोट्स भी, आपकी बुक भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्प्रेडशीट्स इन एक्सेल। स्प्रेडशीट्स तो हम इस वर्क फॉर डे 1 में देखेंगे, एक्सेल हम वर्क फॉर डे 2 में थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। स्प्रेडशीट का पहले मतलब देखते हैं होती क्या है स्प्रेडशीट। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलाओ या फैला हुआ, जिसको आप कहते हैं उर्दू में अगर आप इसका मीनिंग लें। शीट जिस पे आप पेपर समझ लें, जिस पे आप लिख रहे होते हैं। अब क्यों इसने चैप्टर का नाम यहाँ रखा है स्प्रेडशीट्स, आगे लिखा है इन एक्सेल। असल में बेटा एक्सेल से पहले, किसी सॉफ्टवेयर से पहले जो एक्सेल आया था उससे पहले हम स्प्रेडशीट मतलब हम कोई अपना काम कर रहे हों या कोई हमने बड़ी कैलकुलेशंस करनी हो, अकाउंटिंग की बहुत सी फील्ड्स होती है, मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी हो तो हम एक ही पेज लेते थे बड़ा सा और उस पर कैलकुलेशन करते रहते थे, इसलिए हम उसको कहते थे फिर स्प्रेडशीट, फैली हुई शीट। अब यहाँ पे हम यही काम जब कंप्यूटर से करेंगे, किसी एप्लीकेशन से, उसके किसी सॉफ्टवेयर से, तो वो होगा एक्सेल। जो हम पढ़ें इस बुक में वो होगा एक्सेल सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्प्रेडशीट हमें क्या ज़रूरत पड़ी है एक्सेल बनाने की, एक्सेल क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि बेटा जब आप लोग कोई काम हाथ से कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं तो गलती का बहुत चांस होता है। जब आप लोग इतनी बड़ी शीट पे, मैं नाम से बताया आपको स्प्रेडशीट, इतनी बड़ी शीट पे जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो शायद कहीं कोई गलती रह जाती हो। फिर आपको शुरू से फर्स्ट करें लेफ़्ट साइड से आप शुरू कर रहे हैं, राइट साइड तक एंड तक आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फिर पूरी शीट देख के करके देखनी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें स्प्रेडशीट जो आप लोग आम यूज़ करते थे पहले दौर में विदाउट सॉफ्टवेयर, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो सॉफ्टवेयर के आने की वजह से वो प्रॉब्लम्स हल हो गई, ताकि हमें कोई फिर मुश्किल नहीं हुई, हम आराम से अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं अब एक्सेल की मदद से। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बताया मैंने आपको स्प्रेडशीट क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब स्प्रेडशीट की जो डेफिनेशन है उसमें बेसिकली 2 या 3 जगह दी हुई है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन शुरू में दी हुई है उसमें, वो यही डेफिनेशन मैंने आपकी नोट्स में भी लिखी हुई है। ये डेफिनेशन वो बार बार नेक्स्ट पेज में और एक और नेक्स्ट पेज में शायद दोबारा करता है, कम से कम 3 बार उसने इसी तरह की मिलती जुलती डेफिनेशन आगे भी बताई हुई है, लेकिन हम इसी डेफिनेशन को लेकर चलेंगे क्योंकि इसमें जो बात की है उसने स्प्रेडशीट की वो विद रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर की है। उसने आम जिंदगी की या जो मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा था उसकी बात नहीं की, उसने स्प्रेडशीट जो हम सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे उसकी बात की है। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लेंथी डेफिनेशन है, इसको मैं साथ साथ आपको समझाऊँगा विद डायग्राम्स। अ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज़, सबसे पहले तो बात है कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ से पता लग गया आपको ये कंप्यूटर की कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा। अब क्या यूज़ है इसका? डिस्प्ले डेटा, मतलब डेटा को डिस्प्ले करवाना, दिखाना इन मल्टीपल सेल्स।
अब ये जो बात की है उसने बेटा इन मल्टीपल सेल्स, ये ज़रा आप लोग सुन लें, वैसे ये आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक्स में बताइए उसमें सेल क्या होता है। सेल आप फ़र्ज़ करें इस वक्त एक्सेल में ये समझ लें, एक्सेल में जो सेल होता है वही बता रहा हूँ आपको। एक्सेल में जो एक बॉक्स बनता है रो और कॉलम के कम्बिनेशन से, अब ये रो कॉलम क्या होती है मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ। फ़िलहाल आप सेल समझ लें, ये एक क्या है सेल है, ये एक सेल है, लेकिन जब एक से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे तो वो सेल्स बनाएंगे, फिर जब वो बनते जाएंगे सेल्स तो उसको फिर हम कहेंगे मल्टीपल, बहुत तादाद में मल्टीपल सेल्स, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा। डिस्प्ले डेटा इन मल्टीपल सेल्स यूजली इन आ, कैसे होते हैं, यूजली इन आ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स और ग्रिड। मैं यहाँ तक पढ़ाता हूँ फिर आगे आपको बताऊँगा। 2 डायमेंशनल का क्या मतलब है, 2 डायमेंशनल यहाँ आप ये समझ लें, डायमेंशनल को आप फ़िलहाल अपनी आसानी के लिए डायरेक्शन समझ लें, क्या समझ लें, डायरेक्शन समझ लें। आपने शायद मैथ में पढ़ा हो 2 डायमेंशनल में आप क्या करते हैं, एक्स एक्सिस जो होता है आपका वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है और वाई एक्सिस आपका वर्टिकल एक्सिस पे होता है, ठीक है, y और x। एक और डायमेंशन भी होती है जिसको आप 3 डायमेंशन या 3D कहते हैं, वो है z एक्सिस या z एक्सिस। वो आप वैसे ड्रॉ तो नहीं कर सकते बोर्ड पे क्योंकि बोर्ड खुद एक 2 डायमेंशन शेप है, वो आप सिर्फ समझने के लिए हम इस तरह ड्रॉ कर देते हैं z को इस डायरेक्शन में, ठीक है। वैसे ये ड्रॉ नहीं हो सकती बोर्ड पे क्योंकि बोर्ड खुद एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब 2 डायमेंशनल के यहाँ मतलब क्या बेटा, 2 डायमेंशनल यहाँ इसकी रोज़ होंगी और कॉलम्स होंगी। मैं फ़िलहाल z को मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, आप इस तरह समझ लें। और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा और एक वर्टिकल लाइंस होंगी, हम वो लाइन से समझते हैं क्योंकि एक्सेल में लाइंस होती हैं, मैथ में एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कहलाती हैं रोज़, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कहलाती हैं कॉलम्स, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ एक बनाई है ना, एक्सेल में बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा डेफिनेशन पे आता हूँ। अ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल सेल्स एक से ज़्यादा सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ज़्यादा बना दूँ इसके, ये देखिए मैं सेल्स बनाता जा रहा हूँ तो ये मल्टीपल सेल्स हो रहे हैं। यूजुअली इन आ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स और ग्रिड। हाँ, मैट्रिक्स और ग्रिड मैंने आपको बताना था। मैट्रिक्स और ग्रिड क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ा हो 8th में या 9th में शायद आप पढ़ेंगे जाके, शायद आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हो, मैं आपको बता देता हूँ मैट्रिक्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स में भी बेटा रोज़ और कॉलम्स होती हैं। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या है कि उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट आप मैथ में पढ़ते हैं उसमें लिखते हैं आप, और उसके बाद इसके अंदर आप एलिमेंट्स लिखते हैं। फिर फर्स्ट करें 1 2 3 4, इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ 1 2, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको आप कहते हैं रोज़, मैट्रिक्स में भी और यहाँ भी आप यही कहेंगे एक्सेल में। और जो वर्टिकल हैं 1 और 3 जैसे मैं लिख रहा हूँ, या 2 और 4, ये होते हैं कॉलम्स, ये होते हैं बेटा कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल है वो है रोज़ और वर्टिकल क्या है कॉलम्स। अब दोबारा डेफिनेशन पे आए, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स और ग्रिड, ग्रिड भी कहते हैं बेटा इसको, ग्रिड वैसे टेबल को भी कहते हैं, ग्रिड की जगह आप टेबल भी लिख सकते हैं लेकिन आप बुक वाली वर्डिंग लिखिएगा। टेबल में भी बेटा इसी तरह होता है, अगर आप टेबल देखें, टेबल आपकी शायद बुक में भी बना हुआ होगा, आपको बता रहे, टेबल आप जैसे आम बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं आप, उसके अंदर कॉलम्स भी बनाते हैं और फिर रोज़ भी बनाते हैं, ठीक है। ये जो हम बनाते हैं इसको कहते हैं आप ग्रिड, ठीक है। तो इसमें भी क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, मतलब ये वाली, ये मैं आपको इस तरह मार्क करवा रही हूँ, इसका मैं ग्रीन से इसको इंसर्कल करूँ ताकि आपको पता लग जाए, ये रोज़ हैं, और जो वर्टिकल हैं ये क्या हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। और जहाँ रोज़ और कॉलम्स आपस में मिलते हैं, आके इंटरसेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं सेल। इसको क्या कहते हैं बेटा, सेल। मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ब्लैक से ताकि आपको पता लग जाए। ये देखें, ये जो मैंने अभी मार्क किया ब्लैक से, इसको मैं थोड़ा सा शेडिंग भी कर देता हूँ इसकी, इसको कहते हैं बेटा सेल। इसको क्या कहते हैं, सेल। वैसे ये सारी बातें आपने आगे जाके दोबारा पढ़नी, मैं आपको अभी से थोड़ा सा इसको हिंट दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको उससे समझने में आसानी हो कि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था पहले ये, ठीक है। सेल, जब आप रोज़ और कॉलम्स को मिलाते हैं, जहाँ वो मिलते हैं आके एक बॉक्स बनता है छोटा सा, उसको आप कह देते हैं सेल। वर्टिकल लाइन जो होती है उनको कहते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उनको कहते हैं रोज़, ठीक है। एक बार फिर डेफिनेशन लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा in multiple cells, usually in a 2-dimensional
मैट्रिक्स और ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ, अब यहाँ पे उसने बताया है मैट्रिक्स और ग्रिड में होता क्या है, वो मैंने बता दिया आपको, रोज एंड कॉलम्स। किस क्या होती हैं उसमें, उस मैट्रिक्स और ग्रिड में क्या होती हैं बेटा, रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं, ठीक है। किस पे मुश्तमिल होते हैं मैट्रिक्स या ग्रिड, रोज और कॉलम्स पे होता है। वो मैंने आपको अभी डायग्राम समझा दिया, आप ये डायग्राम अपनी बुक पे साइड्स पे बना सकते हैं, नहीं तो आगे जाके उसने एक्सेल में बताई हुई है, ठीक है। मैंने आपको मैट्रिक्स भी बता दिया और ग्रिड भी बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो उसने कुछ बात की हुई है, उसने आगे यूजेस या पर्पस बताया हुआ है कि हमने क्यों बनाया एक्सेल, क्या वजह हुई हमारी, ठीक है। और फिर हमने यूजेस भी पढ़ने हैं, क्या करता है ये, ठीक है। कुछ यूजेस मैंने लिख दिए हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बुक से इंट्रोडक्शन पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी पता चल जाए। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। इससे पहले बेटा मैं आपको एक येलो बॉक्स है इंट्रोडक्शन का, सिर्फ यूनिट का इंट्रोडक्शन है, पूरे यूनिट का, वो बता देता हूँ कि क्या क्या करना है हमने इस चैप्टर में। स्प्रेडशीट इज़ वन ऑफ द widely used application package installed in the computers। अब widely यूज मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, बहुत जगह यूज़ होता है। एप्लीकेशन पैकेज, पैकेज का मतलब होता है बेटा, पैकेज आपने वैसे सुना होगा कि इंटरनेट का पैकेज, कॉल का पैकेज, मैसेजेस का पैकेज, होता क्या है वैसे उसमें ये होता है बेटा कि मल्टीपल चीज़ें जब आप एक जगह किसी को दे दें उसको कहते हैं पैकेज। जैसे इंटरनेट में आपको कोई सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनका पैकेज मिल जाता है, फर्स्ट करें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये 3 ऐप्स हैं, इन तीनों को मिला के वो एक पैकेज में रख देते हैं, तो ये हुआ पैकेज। इस तरह मैसेजेस में भी एक SMS होता है, एक MMS होता है, उन दोनों को मिला के उन्होंने एक पैकेज बना दिया। इस तरह बेटा जब आप कॉल्स का भी होता है, कॉल्स में एक होती हैं लोकल कॉल्स और कुछ इंटरनेशनल कॉल्स भी होती हैं, उनका पैकेज अगर वो एक जगह रख दें तो पैकेज में क्या एक तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पैकेज का मतलब यह है कि एक्सेल में जो चीज़ें एक्सेल को अच्छा बनाती हैं कि यूज़ करने में, जिस इंडस्ट्री में, वो सब चीज़ें उन्होंने एक जगह ही रख दी हैं। ये नहीं किया कि फ़र्ज करें किसी एक बंदे ने यूज़ करना है एक्सेल, वो एक तरह का है, फिर किसी और ने यूज़ करना है वो किसी और तरह का खरीदेगा, फिर उन्होंने एक ही पैकेज में, एक ही चीज़ में सब फील्ड्स का जो काम था वो एक जगह एक्सेल में कर दिया, ठीक है, एक ही चीज़ में। एप्लीकेशन पैकेज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर्स टू मैनेज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। कैसे डाटा मैनेज करते हैं हम, रोज और कॉलम्स में। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द स्प्रेडशीट पैकेज एक्सेल। हम इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, एक्सेल, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपने नाम भी सुना होगा इसका, जो माइक्रोसॉफ्ट का है। दे विल लर्न टू मैनिपुलेट डेटा। मैनिपुलेट का बेटा मतलब यहाँ पे आप समझ लें चेंज करना, डाटा को चेंज करना, या कोई चीज़ ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना। ये ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, ऐड डिलीट तो आपको पता है, जब आप किसी चीज़ में ऐड कर रहे हैं उसका मतलब जो पहले से चीज़ थी उसमें आपको चेंज कर रहे हैं, तो ये मैनिपुलेशन है। अगर आप कोई डिलीट कर रहे हैं, कोई पहले चीज़ लिखी हुई थी आपने उसको डिलीट कर दिया तो वो भी चेंज हो गया, तो इसको आप मैनिपुलेशन को चेंज यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेट डेटा न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब होता है बेटा नंबर्स 1 2 3, नॉन न्यूमेरिक होता है टेक्स्ट या स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। मैं आगे जाके आपको दोबारा बताऊंगा क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। न्यूमेरिक तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। न्यूमेरिक है 1 2 3 जो आप लिखते हैं सिंपल नंबर्स, और नॉन न्यूमेरिक में आपका आता है टेक्स्ट। ये फर्स्ट करें मैंने जो लिखा हुआ है सब चीज़ें सेंटेंसेस में इंग्लिश में, ये है आपका नॉन न्यूमेरिक। और जो आप ये कॉमा डाल रहे हैं, मैंने कॉमा डाला है देखें, उसके बाद फुल स्टॉप डालते हैं आप, उसके अलावा स्लैश साइन होता है, हाइफन होता है और बहुत से साइन होते हैं आपके पास, ऐड साइन होता है, ये सारे क्या हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये भी आते हैं नॉन न्यूमेरिक में, ठीक है। न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक इन द सेल्स अवेलेबल इन स्प्रेडशीट। हम सेल्स में लिखते हैं सारा काम। सेल्स में आपको इस तरह समझा चुका हूँ, एक में 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 2, फिर 3, 4, हम एक सेल में एक चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। दिस यूनिट विल एक्सप्लेन हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्राफिकल फॉर्म। हम देखेंगे कैसे हम डेटा को यूज़ करके इसमें मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मैथमेटिकल अप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इस तरह की चीज़ें भी करेंगे, और कुछ फार्मूला भी अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। और फिर हम उनको कन्वर्ट भी करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में। ये यूजेस में भी आज आपको मैं बताऊंगा। चार्ट्स का ग्राफ भी बन सकते हैं बेटा इस सेक्शन में, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका कि हम उसको विजुअली एक डायग्राम या ग्राफ की फॉर्म में भी देख सकते हैं अपने डेटा को। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं 3.1 इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। अ स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन which is used to display data in multiple cells, usually in a 2-dimensional matrix or grid consisting of rows and columns। मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करके बता भी चुका हूँ अभी, पिछले 10 मिनट में मैंने यही बताया आपको, ठीक है। इसको मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1,
डिफाइन स्प्रेडशीट, ये मैंने वही डेफिनेशन दी हुई है तो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं, ईच सेल कंटेन्स न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा, ये भी मैं बता चुका हूँ। फॉर्मूलाई, फॉर्मूलाई लिखा हुआ है उसने, FORMULA, ये तो आपको पता है फार्मूला, ये बेटा सिंगुलर है और अगर आप इसके लास्ट में ई लगा दें तो वो ये बनता है फार्मूलाई। क्या पढ़ना है इसको? फार्मूलाई। ये प्लूरल है, ये किसकी है? ये फार्मूला की प्लूरल है, फार्मूलाई, ठीक है। अच्छा, आपने ये नहीं कभी लिखना स्पेलिंग में कि अगर आप उसके एक से ज़्यादा फार्मूला तो आप फार्मूलाज लिख दें, ये कोई लफ्ज़ नहीं है, फार्मूलाज कोई लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। फार्मूला की प्लूरल क्या है, जमा क्या है फार्मूला की? फार्मूलाई। जब आप एक से ज़्यादा फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूलाई होगा, ठीक है। उर्दू में आप कह रहे हैं फार्मूलाज, लेकिन आपने इंग्लिश में क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में ही आपने लिखना है पेपर में, तो इसकी स्पेलिंग याद रखें। बस आपने ए के बाद ई लगाना है, यहाँ एस नहीं लगेगा, ई लगेगा, फार्मूलाई, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन न्यूमेरिक डाटा, फार्मूलाई और फंक्शंस। फंक्शन भी हम बेटा यूज़ करेंगे, वो हमारा इसी जो फर्स्ट हाफ बुक में, फर्स्ट हाफ जो है इसका इस चैप्टर का, उसका लास्ट टॉपिक होगा कि हम फंक्शंस भी कुछ यूज़ करेंगे, सम, मिन, मैक्स, पावर, ये सब हम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड पैराग्राफ, स्प्रेडशीट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर। अब बेटा यूजेज उसने इस पूरे पेज में काफ़ी जगह लिखे हैं, मैंने वैसे हेडिंग्स भी लिख दी हैं, मैं आपको हेडिंग्स ही थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, ये पैराग्राफ पढ़ के हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। स्प्रेडशीट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी। अभी काफ़ी लेंथी सेंटेंस है, इसको हम शॉर्ट करके देखते हैं। स्प्रेडशीट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेटा जो माली आपकी मालूमात होती है, मतलब फ़र्ज़ करें किसी एक कंपनी है, उसने देखना है कि मेरा प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है इस महीने का या इस साल का या पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन करते हैं, वो आप एक्सेल में कर सकते हैं। स्पेशली बहुत यूज़ होता है ये इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। बिकॉज ऑफ, अब ये क्यों यूज़ करते हैं, यही बात उसने, मैंने आपको एक लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है रीकैलकुलेट, ये भी इसने वर्क फॉर डे 1 में आप 2-3 बार सुनेंगे। रीकैलकुलेट ये क्या होता है बेटा? एक होता है कैलकुलेट और एक होता है रीकैलकुलेट। कैलकुलेट तो आपको पता है, फर्स्ट करें आपने किया 2 + 2 = 4, ठीक है, या आपने किया 2 + 2 = 4, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर आप अब 2 की जगह, सेकेंड वाले 2 की जगह लिख दें 3, अब आंसर क्या होगा? 2 + 3 = 5। अब ये जो मैंने दोबारा किया है, इसको चेंज करके मैंने ये आंसर निकाला है, इसको कहते हैं रीकैलकुलेट। मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली थी, अब मैंने थोड़ा सा डेटा अपना चेंज किया और फिर उसने रीकैलकुलेट करके आंसर क्या निकाल दिया? 5। ये मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया। यहाँ पे क्यों यूज़ होता है बेटा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ये एक्सेल? क्योंकि बेटा क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या मुख्तलिफ लेन देन हम करते हैं, कंपनियाँ करती हैं मुख्तलिफ वेंडर से या मुख्तलिफ जगह से सामान लेती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत सी चीज़ें करती हैं कंपनियाँ, ठीक है। मैं आपको ज़रा हाई लेवल की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये इसी तरह समझ आएगी आपको। मैं आपको बेसिक भी समझा देता हूँ अभी। फ़र्ज़ करें आप अपनी जो पॉकेट मनी आपको मिलती है अपने पेरेंट्स से, उसका आप हिसाब रखना चाहते हैं कि मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ या कितना मुझे मिली, कितने मैंने खर्च कर दिए पैसे अपने और कितने मेरे पास बैलेंस है, मतलब बाकी कितने हैं मेरे पास अभी, ठीक है। तो ये काम आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपने फर्स्ट डे आपके पास, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, 500 रुपीज़ थे आपके पास फर्स्ट डे, आपने 100 रुपीज़ की कोई चीज़ ख़रीद ली बाज़ार से, तो बाकी आपके पास कितने बचे? 400। ये आपने कैलकुलेशन कर ली। लेकिन उसी दिन आपने 50 रुपीज़ और ख़र्च कर लिए, ठीक है, पहले 100 किए थे, अब 50 और कर लिए, तो टोटल कितने हो गए? 150। अब आंसर क्या आना चाहिए? 500 - 150 = 350। ये जो आपने अब दोबारा आंसर निकाला चेंज करके, ये समझे यहाँ रीकैलकुलेशन है कि आपने दोबारा कैलकुलेशन की। ये तो आप फिलहाल दिमाग में कर रहे हैं ना, अगर आप यही काम एक्सेल में करेंगे या किसी शीट पे करेंगे तो आप उसको स्प्रेडशीट कहेंगे, और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उसको कहेंगे एक्सेल, यानी स्प्रेडशीट इन एक्सेल, ठीक है। ये काम है रीकैलकुलेशन का, तो ये बहुत यूज़ होता है एक्सेल में, यही मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रीकैलकुलेट द इंटायर शीट ऑटोमेटिकली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा एक्सेल में, कि अगर आप जब पहले बड़ी बड़ी शीटों पर काम कर रहे होते थे मैन्युअली, जब एक्सेल नहीं था, तो आप लोगों को अगर कोई चीज़ चेंज करनी होती थी तो आप उसको जाके अरेज करते थे या कोई वाइटनर लगाते थे या कोई भी चीज़ अरेज करके फिर उसको दोबारा लिखते थे उस नई चीज़ को, और फिर एंड पे जाके एक एक करके कैलकुलेशन देखते थे। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया कैलकुलेशन, एंड तक देखते थे कहाँ मैंने ये चेंज किया था, वहाँ तक उसका आंसर पे इम्पैक्ट आया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उसने कहा ऑटोमेटिकली, मतलब एक्सेल खुद ब खुद ये रीकैलकुलेशन कर देता है, ठीक है। मैं आपको जब वर्क फॉर डे 2 कराऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे होता है रीकैलकुलेट, ठीक है। इंटायर शीट ऑटोमेटिकली, तमाम शीट में जहाँ जहाँ वो डेटा यूज़ हो रहा होगा जो आपने चेंज किया,
सब में चेंज कर देगा, वो रिकैलकुलेशन कर देगा ऑटोमेटिकली आफ्टर अ चेंज टू अ सिंगल सेल इज़ मेड। आफ्टर अ चेंज टू अ सिंगल सेल इज़ मेड, आप किसी एक सेल में भी अगर चेंज करेंगे वो पूरी शीट पे उसको ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर देगा। अब पूरी शीट का मतलब ये है बेटा कि उस पर्टिकुलर सेल पे जो जो डिपेंड कर रही होंगी चीज़ें कैलकुलेशन की, उसके मुताबिक वो फिर रिकैलकुलेशन कर देगा। ठीक है, फर्ज करें यहाँ मैंने लिखा हुआ था, मैं आपको एग्जाम्पल यहीं दे देता हूँ लास्ट में। मैंने यहाँ लिखा हुआ था 2, यहाँ पे लिखा हुआ था 3। अब यहाँ आंसर आना चाहिए इसका 5। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेशन कर ली। अगर मैं यहाँ 3 की जगह 2 कर दूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 4 आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ऐसी सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, हम एक्सेल में देखेंगे आगे जाके इसको। 2 + 2 = 4। तो यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक सिंगल सेल में चेंज किया था, 3 की जगह 2 लाया हूँ और आंसर क्या आ गया है 4। तो तमाम जो अभी तो मैंने फिलहाल एक एग्जांपल दिया, पूरी शीट में जहाँ जहाँ मैंने ये लगाया होगा 2, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, या जहाँ जहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा होगा, ये तो मैं आपको बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जहाँ जहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा होगा उस पर्टिकुलर सेल पे जो डिपेंड कर रहा है वहाँ पे वो उसी जगह पे चेंज कर देगा, रिकैलकुलेट कर देगा उसको। ठीक है, या आपको भी बातें कुछ मुश्किल लग रही होंगी क्योंकि आपके सामने एक्सेल है नहीं। जब हम वर्क डे 2 पे जाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3.1.1 स्प्रेडशीट। अब इसमें स्प्रेडशीट के बारे में दोबारा थोड़ा सा बताया हुआ है। स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू, सॉरी बेटा पिछले पैराग्राफ में एक लाइन लास्ट रह गई थी, वो पढ़ लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। बेटा ये जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे एक्सेल, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। ठीक है, इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, 2007 वर्जन यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट 3.1.1 स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू एंटर, एनालाइज एंड कैलकुलेट डेटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। अब यहाँ पर इसने यूज़ बताया बेटा। सबसे पहले देखिए एंटर। एंटर का मतलब आप डेटा फीड करते हैं, डेटा जब आप फीड करते हैं या एंटर करते हैं, मतलब फर्स्ट के यहाँ पे लिखना है 1 2 3, तो आप 1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे की, फिर 2, फिर 3, ये आप एंटर करें डेटा को। ठीक है, एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है तज्जिया करना, एनालिसिस करना, कि आप देखेंगे कि 1 + 2 के आंसर क्या आएगा, ये आप एनालिसिस कर रहे हैं। मैं आपको बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ फिलहाल। एंड कैलकुलेट डेटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। कैलकुलेट डेटा तो आपको पता है कैलकुलेशन करनी है डेटा पे। फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है बेटा, रिकॉर्ड कीपिंग अपने रिकॉर्ड के लिए। रिकॉर्ड कीपिंग मतलब आपने सब चीज़ें अपने कंप्यूटर में या कहीं आपने रिकॉर्ड रखी महफूज करने के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग आप अपने पास एक डेटा सेव कर लेंगे या कीप करेंगे। कीप का मतलब होता है रखना, कि आप रिकॉर्ड कीप कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं महफूज करके। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब है रिकॉर्ड कीपिंग का महफूज करना। कैलकुलेट डेटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड है, आप किसी को दिखा सके दोबारा। ठीक है, इट स्टोर्स एंड प्रेजेंट्स डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, मैं बता चुका हूँ। डेटा कैन ईजिली बी एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब बता चुका हूँ। मॉडिफाइड, मॉडिफाइड का मतलब होता है चेंज, एंड डिलीटेड फ्रॉम इट, और डिलीट भी कर सकते हैं आप। ऐड भी कर सकते हैं डेटा, मॉडिफाई भी कर सकते हैं यानी चेंज भी कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रोजेक्शंस, कैलकुलेशंस करता है मैथमेटिकल और प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस का बेटा मतलब आप यहाँ समझ लें तखमीना लगाना, अगर आपने उर्दू में लफ्ज़ सुना हो कोई तखमीना। अब प्रोजेक्शंस पे आपने एक और लफ्ज़ शायद सुना हो, प्रिडिक्शन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये लफ्ज़ यूज़ होता है कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप किसी चीज़ को। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज के जो दौर, हमारी आज की जो चल रहा है दौर, उसमें फ़र्ज़ करें जो गवर्नमेंट ने कुछ अर्से पहले एस्टिमेट दिया था कि इस महीने के आखिर तक कोविड के इतने पेशेंट होंगे या इतनी खुदा न खास्ता डेथ्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने एस्टिमेशन की थी, प्रोजेक्शन की थी, जो डेटा उनके पास अवेलेबल था। जो प्रोजेक्शन होती है वो आप किसी डेटा पे या किसी पिछले डेटा से रेफरेंस के लिए आगे फिर जब आप कोई चीज़ कहते हैं उसको कहते हैं प्रोजेक्शन करना, प्रोजेक्ट करना, उसको आप समझ रहे हैं कि ये हो सकता है। तो यहाँ तखमीना में उर्दू का भी यही मतलब होता है कि आप देखते हैं कि शायद ये जो मेरा डेटा इस वक्त है, आगे अगले 2 महीने अगले साल में जाके मेरा डेटा यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो एक्सेल में प्रोजेक्शन भी हो सकती हैं। ठीक है, कि अगले 3-4 महीने में वो क्या करेगा, पुराना जो डाटा होगा उसके मुताबिक वो अगला डाटा आपका प्रोजेक्ट कर देगा कि शायद आपका इस तरह डाटा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं एक्यूरेट भी हो, थोड़ा सा इनएक्यूरेट भी हो सकता है। ठीक है, जो प्रोजेक्शन है ना, ये समझे प्रिडिक्शन की फॉर्म में आप समझ लें कि प्रिडिक्शन हो रही है, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये सही ही होती है। ठीक है, अगर आपका डेटा पिछला सही है। अब ये हो गया बेटा हमारा प्रोजेक्शंस। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रोजेक्शंस बेस्ड ऑन डेटा एंटर, जो डाटा आप एंटर किया हुआ उसकी ही बेस पे वो आगे प्रोजेक्शन करेगा, वो खुद से कुछ नहीं करेगा। जो डाटा उसको मिलेगा पिछला या जो आप उसको देंगे उसी के मुताबिक वो प्रोजेक्शंस करेगा।
कॉमन स्प्रेडशीट यूजेस इंक्लूड एनालिसिस, चार्टिंग, बजटिंग। अब मैं ये बोर्ड पे आता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें इसने दोबारा बार बार कही हुई हैं। सबसे पहले बेटा एनालिसिस का मतलब वैसे मैंने बता दिया, तजिया करना। अब एनालिसिस बहुत तरह से हो सकता है। सब जो यहाँ उसने बात की वो फाइनेंशियल एनालिसिस किया है उसने, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने किसी कंपनी का देखना है कि प्रॉफिट लॉस कितना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी वो काम करते हैं, कि मेरा कितना देर मतलब कितने महीने बाद मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा या लॉस कितना हुआ है मेरा, कितने मैंने पिछले साल के मुकाबले में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ मुझे, ये सब चीज़ें आप फाइनेंशियल एनालिसिस में करते हैं या एनालिसिस में करते हैं। एनालिसिस यहाँ जनरल टर्म है, आप इसकी बहुत सी जगह देख सकते हैं, इसको फाइनेंस में भी बहुत जगह देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुक में उसने पर्टिकुलरली फाइनेंस की बात की हुई है। और एक बात की उसने चार्टिंग, ग्राफिंग, ये मैं आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था। चार्टिंग ग्राफिंग बेटा मतलब कि आप अपने डेटा को जब चार्ट्स की फॉर्म में दिखाते हैं वो एक्सेल कर सकता है, मतलब एक्सेल चार्ट की फॉर्म में दिखाता है आपका डाटा ग्राफ की फॉर्म में। ग्राफिंग और चार्टिंग एक ही मतलब यहाँ है, ठीक है, कि वो चार्ट की फॉर्म में दिखाते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ चार्ट की। अगर आप लोगों में से कोई क्रिकेट मैच शौक से देखता है तो आपने देखा होगा कि वो जब ब्रेक आती है या बीच में वो एक चार्ट दिखा रहे होते हैं, इसमें रन रेट का एक चार्ट होता है, उसमें ओवर्स होते हैं एक तरफ और एक तरफ रन्स होते हैं कि इतने ओवर्स में इतने रन्स बने, इतने ओवर्स में इतने रन। वो आपने इस तरह का ग्राफ देखा होगा, रन रेट का ग्राफ होता है, उसमें इस तरह होता है कि वो इस तरह करते, इस तरह का एक इतना ये इस तरह का छोटा सा ग्राफ होता है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बनाया, आपको थोड़ा सा हिंट दिया उसका, ठीक है। तो ये है चार्टिंग या ग्राफिंग, वो भी डेटा के बेस पे कर रहे होते हैं, ओवर्स और रन के बेस पे, ठीक है। थर्ड है बजटिंग। बजटिंग बेटा आप लोग इसको जैसे मर्जी समझ लें, दो तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ फ़िलहाल। एक होता है जो हाई लेवल पे ज़रा बजटिंग, अगर कोई गवर्नमेंट बना रही है, जैसे हर साल आता है बजट, तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है वो हर साल कुछ पैसे रखती है ख़ास जो आपकी फ़ील्ड्स होती हैं उसके लिए, सेहत के लिए इतने, तालीम के लिए इतने, मतलब और बहुत सी चीज़ें उसके लिए, खुराक के लिए इतने, बहुत सी चीज़ों के लिए वो पैसे रखते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं बजटिंग। अब यहाँ पे बजटिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी तमाम चीज़ें जो डेटा आपने बजट रखना है वो आप एक्सेल में रख सकते हैं। अब हम थोड़ी छोटी मिसाल पे आते हैं जो थोड़ी लो लेवल पे है। हम आपके घर की एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपके घर के जो सरबराह हैं आपके वालिद, वो बजट बनाते हैं महीने का कि मेरे पास इतने, फ़र्ज़ करें मेरी सैलरी है, आपके फादर की मेरी इतनी सैलरी है, उसमें से इतना हिस्सा जो स्कूल की फ़ीस है बच्चों की वो होगी, इतना घर का ये ख़र्चा होगा, इतना ये होगा, मतलब हर एक वो जो जहाँ ख़र्चा हो सकता है वो एक रफ सा पेज पे एक बजट बनाते हैं अपना, या जहन में बनाते हैं कि ये चीज़ मेरी इस जगह यूज़ होगी, या ये वाला जो मेरा पैसा है वो इस जगह यूज़ होगा। तो वो क्या बना रहे हैं, एक बजट बना रहे हैं। अगर वो यही काम एक्सेल में करेंगे तो वो किसका यूज़ हो जाएगा, एक्सेल का। कि एक्सेल कहाँ यूज़ होता है, बजटिंग में। ये हाई लेवल पे भी हो सकता है और लो लेवल पे, कोई भी। आप भी अपनी जो पॉकेट बनी है आप उसका भी बना सकते हैं बजट, कि मैं अपनी पॉकेट बनी से इतना बजट, मतलब इतना मैं इसको यूज़ करूँगा इस हिस्से में, इतना मैं इस हिस्से में करूँगा, इतना मैं इस हिस्से में करूँगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप एक्सेल में कर सकते हैं। लास्ट फोर्थ था बेटा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वैसे आपने सुना होगा अकाउंट एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग में बेटा आप ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, ठीक है। आपने बड़ा सुना होगा अकाउंटेंट, जो अकाउंटिंग करता है उसको अकाउंटेंट कहते हैं, ठीक है। उसने लेन देन का हिसाब करना होता है, पैसों का हिसाब करना होता है कि इतने मैंने इसको पैसे दिए, अब मेरे पास इसके इतने पैसे आने हैं। जिसको आप बैंक में भी चले जाएं, बैंक में भी इसी तरह ट्रांजैक्शन होती हैं, डेबिट और क्रेडिट होता है, ये सब चीज़ें अकाउंटिंग में आती हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में बहुत यूज़ होता है एक्सेल। वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन जब आपकी बुक लिखी गई थी उस वक्त के दौर में एक्सेल बहुत पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है, लेकिन और भी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है साइंटिफिक एप्लीकेशन। कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी बेटा एक्सेल यूज़ हो सकता है। कुछ साइंस के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री के, उसके अंदर ये एक्सेल की कुछ फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें चार्ट भी हो सकते हैं, ग्राफ भी हो सकते हैं। ये है साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये तीन जो चीज़ें उसने लिखी हुई हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि जब हम बुक से पढ़ेंगे फिर मैं आपको हिंट दे दूँगा कि हमने ये पढ़ लिया था। पहला तो मैं आपको बता चुका हूँ बेटा रिकैलकुलेट, जिसको हमने देख लिया था। सेकंड पे आए सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का वैसे मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, छांटी करना, उर्दू में अगर आप छांटना, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा हम आते हैं थोड़ा इंग्लिश में या मैथ में। सॉर्टिंग में मैं आपको आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। फ़र्ज़ करें आपके पास एक नंबर लिखे हुए हैं कुछ 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 नंबर्स लिख दिए 1 to 6, ठीक है। अब मैं आपके कहता हूँ आप ना सॉर्ट मुझे कर दो, ज़रा सॉर्ट करो। आप कहेंगे सर कैसे सॉर्ट करें, किस लिहाज से करें। मैं फ़िलहाल कहता हूँ
कि आप सॉर्ट करो इवन और ऑड के लिहाज से, कि इनमें से जो इवन नंबर है उनको एक तरफ सॉर्ट कर दो और जो ऑड नंबर है उनको एक तरफ सॉर्ट कर दो। ठीक है, मैं आपको ज़रा डेली लाइफ से भी एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपकी वालदा या आपके वालिद कहते हैं कि तुम अपनी जो किताबें हैं, बुक्स हैं, तुम अपनी सॉर्ट करो किताबों को। ठीक है, अब आप लोग कैसे सॉर्ट करेंगे? आपके पास तो हर सब्जेक्ट की किताबें हैं, ठीक है, या आपके पास अगर पिछली क्लास की भी किताबें पढ़ी हैं फ़र्ज़ करें, तो आप कैसे सॉर्ट करेंगे इतनी किताबों को? तो आप क्या करेंगे, एक जो किताब होगी एक सब्जेक्ट की, फ़र्ज़ करें कोई एक क्राइटेरिया बना लेंगे, आप एक स्टैंडर्ड बना लेंगे कि मैंने इस बेस पे सॉर्ट करना है। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि मैंने सब्जेक्ट वाइज सॉर्ट करना है। ठीक है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश की बुक एक तरफ रख देंगे, उर्दू की फिर इस तरफ, फिर साइंस की इधर, मैथ की इधर, इस्लामियात की उधर, ये मतलब जो जो सब्जेक्ट हैं आपके, आप उस जगह वो चीज़ रख देंगे, आप सॉर्ट कर लेंगे, उसकी छांटी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ यही काम एक्सेल से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैं मैथ की एग्जांपल पे आता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 3 5, तो ये क्या है, ऑड नंबर्स की सॉर्टिंग कर ली मैंने, 2 4 6, ये मैंने बेटा किसकी की है सॉर्टिंग, इवन नंबर्स की कर ली। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, एक होता है सॉर्टिंग और एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर भी आपने सुना होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें भी आप तकरीबन यही काम कर रहे होते हैं कि आप अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना होता है, आप के नंबर्स रैंडमली लिखे होते हैं, तो आप उसको जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको एंड में लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑपोजिट होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो पहले लिख देते हैं, सबसे छोटा होता है डिसेंडिंग में वो आप सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, ये काम आप करते हैं, छोटी क्लासों में किया था आपने, हाँ आपकी एक्सेल में भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, ऑर्डर में भी रख सकते हैं कुछ ख़ास चीज़ को। ठीक है, अब ये जो फ़िल्टर है इसमें आप जो एग्जांपल ले सकते हैं वो आप डेली लाइफ की थोड़ी सी ले लें कि आपके घर में वाटर फ़िल्टर होगा, उसमें आप क्या करते हैं कि जो फ़िल्टर है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उस फिल्टर के अंदर ही रहती हैं, और जो नीचे आता है ख़ास सब्सटेंस होता है, वो मैं साइंस में नहीं जा रहा, फिर वैसे ही आपको समझा रहा हूँ, और जो बाकी इम्प्योरिटीज़ से रिमूव हुआ होता है वाटर, वो थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, वो आप फिर पी लेते हैं, आप कहते हैं फ़िल्टर से मैंने पानी भर लिया, मतलब आप ये कहते हैं कि मैंने मतलब जो इम्प्योरिटीज़ थी वो उसमें ही रह गई हैं, ये है फ़िल्टर। अब फ़िल्टर बेटा एक्सेल में कैसे होता है, फ़र्ज़ करें आपने बहुत ज़्यादा डेटा एंटर किया हुआ है, कुछ लोगों का डेटा एंटर किया हुआ है, अब इतने ज़्यादा हैं, आपको कुछ एक चीज़ किसी एक का नाम ढूंढना है आपने। ठीक है, आप ये एक तो सर्च कर सकते हैं आप, या फ़िल्टर लगा देंगे कि ऐसे बंदे का मुझे नाम चाहिए जिसका जो फर्स्ट लेटर है, उसके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर है वो ए से शुरू होता है। फ़र्ज़ करें मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ए से शुरू होता हूँ। ठीक है, तो आप फ़िल्टर लगा देंगे एक्सेल में कि वो सारे बंदों की लिस्ट मुझे दिखा दे जिनका नाम, जिनका फर्स्ट नेम का पहला लेटर क्या हो, कैपिटल ए हो। तो ये आपने एक्सेल में एक फ़िल्टर लगा दिया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे उन लोगों का डेटा चाहिए जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 18 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आप फ़िल्टर लगाएंगे वो मुझे एज दिखा दो जो 18 से ज़्यादा जिनकी एज है। ठीक है, तो ये फ़िल्टर आप एक्सेल में इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बेसिक चीज़ें सारी बता दी हैं यूजेस की, अब जो बुक में चीज़ें वो देख लेते हैं। 3.1.2 पर्पज़ ऑफ स्प्रेडशीट। Spreadsheets are used in different fields for variety of purposes like accounting, budgeting, charting, graphing, financial analysis and scientific application etc. etc. ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पेज नंबर 45, स्प्रेडशीट इज़ यूज टू, अब यूजेज हैं बेटा इसके ये, स्टोर एंड मेंटेन डेटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर का मतलब होता है बेटा इन टेबल फॉर्म, लव टेबुलर, टेबल से आप कह सकते हैं, यहाँ टेबल मतलब है इसका। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। मैनिपुलेट एंड कैलकुलेट डेटा बाय यूजिंग वेरियस फंक्शन एंड फार्मूलाई, यहाँ फार्मूलाई पढ़ना है इसको। ठीक है, ये ए है आखिर में लिखा हुआ। ठीक है, उसने कहा है मैनिपुलेट, मैंने बताया मैनिपुलेट का मतलब यहाँ आप समझ लें कि आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मैनिपुलेट एंड कैलकुलेट डेटा बाय यूजिंग वेरियस फंक्शन एंड फार्मूलाइज, ये बहुत से आपने पढ़े हुए हैं। नंबर 3 अभी पढ़ने हमने इस चैप्टर में, फंक्शन भी काफ़ी पढ़ने और फार्मूलाई भी। नंबर 3 परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी इसमें परफॉर्म हो जाती है मैथ की। नंबर 4 रीकैलकुलेट फार्मूला ऑटोमेटिकली व्हेन एवर अ वैल्यू इज चेंज्ड और मॉडिफाइड। वही बात मैंने बताई रीकैलकुलेट की आपको, जब भी कोई चीज़ आप चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कोई एंट्री जो भी आपने सेल में की होती है तो रीकैलकुलेट करता है एक्सेल उसको। नंबर 5 क्रिएट चार्ट्स ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डाटा, ये भी बता चुका हूँ आपको, चार्ट्स और ग्राफ्स बनते हैं इसमें। लास्ट है प्रोसेस एंड डिस्प्ले नीडेड इन्फॉर्मेशन बाय सॉर्टिंग। प्रोसेस एंड डिस्प्ले नीडेड इन्फॉर्मेशन, जो आपको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन उसको प्रोसेस करता है और डिस्प्ले करवाता है। बाय सॉर्टिंग,
सॉर्ट करके वो आप अपनी मर्जी जैसे मर्जी सॉर्ट कर लें, बहुत सी ऑप्शन है सॉर्टिंग के एक्सेल में। एंड फिल्टरिंग एंट्रीज, और फिल्टर भी लगा सकते हैं आप, फिल्टरिंग एंट्रीज अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिश क्राइटेरिया। अब ये क्या मतलब है बेटा, इस्टेब्लिश क्राइटेरिया, अभी मैं आपको जो एग्जांपल दी उसी से बता देता हूँ। इस्टेब्लिश क्राइटेरिया हमने जो एग्जांपल दी थी अपनी, जिसमें मैंने बताया था लोग हैं काफ़ी ज़्यादा लिस्ट में, उसमें हमने जो कैपिटल जिनका फर्स्ट जो लेटर है वो ए हो उसको हमने सर्च करना है, मतलब उसको हमने लिस्ट निकालनी है। तो ये मेरा एक क्राइटेरिया मैंने बना लिया, ये स्टैंडर्ड बना लिया मैंने कि मैंने सिर्फ ए वालों को देखना है। फिर मैंने बनाया था क्राइटेरिया कि जिनकी एज 18 से ज़्यादा है, वो मेरा एक दूसरा क्राइटेरिया था। ठीक है, तो यहाँ इस्टेब्लिश क्राइटेरिया का मतलब क्या, इस्टेब्लिश जो आप बना लेते हैं क्राइटेरिया, आप यहाँ समझ लें स्टैंडर्ड। ठीक है, किसकी बेस पे आपने फ़िल्टर करना है, किसी की बेस पे करेंगे ना फ़िल्टर, तो इसलिए यहाँ पे क्राइटेरिया का मतलब आप स्टैंडर्ड भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेटा जो वर्क फॉर डे 1 था वो कंप्लीट हो गया। इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वाई स्प्रेडशीट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये इसका जो आंसर है बेटा, ये पेज नंबर 44 सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है, या आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा, मैं सब आपको रीडिंग करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ स्प्रेडशीट्स आर यूज इन डिफरेंट फील्ड्स। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका है पेज नंबर 44 3.1.2, लास्ट में जो टॉपिक दिया हुआ छोटा सा, पर्पज़ ऑफ स्प्रेडशीट, इसमें से मैंने आंसर बनाया इसका। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट। कोई से 4 यूजेस लिखने हैं आपने, बुक में उसने 6 दिए हैं, तो आपको इसे 4 लिख सकते हैं अपनी मर्जी के। ठीक है, स्प्रेडशीट इज यूज टू, आगे आपने पॉइंट्स में 1 2 3 4 में लिखना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं वर्क फॉर डे 2। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 2। वर्क फॉर डे 2 के लिए बेटा मैंने आपको बताया था हम आज एक्सेल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहले हमने स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा था जर्नल फॉर्म में, आज हम इस लेक्चर में, अब इस डे में हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल क्या है। एक्सेल, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बेटा, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर इसके बनते हैं उनको भी आप इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो आप स्प्रेडशीट पहले यूज़ करते थे, फर्स्ट के पेज की फॉर्म में थी, अब वही स्प्रेडशीट आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर की फॉर्म में मिल रही है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट कैन बी यूज फॉर, कैसे यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है, स्टोर करने के लिए डाटा को, ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड मैनिपुलेटिंग, और मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेट मैंने आपको बताया था, वैसे चेंज कह सकते हैं आप इसको, या ऐड, डिलीट, रिमूव, ये सब चीज़ें आती हैं मैनिपुलेशन में। ऐड करना, मॉडिफाई और डिलीट करना। ठीक है, और चेंज करना है डेटा में। स्टोरिंग का मतलब आप सेविंग भी कह सकते हैं, आप सेव भी करते हैं ज़ाहिर स्प्रेडशीट को एक्सेल में। ऑर्गेनाइज आप डाटा, सॉर्टिंग भी ऑर्गेनाइजेशन में आती है। मुफ्त डाटा को आप एक जगह रख सकते हैं, मतलब कि आपका डाटा कहीं जाएगा नहीं। अगर आपका इस तरह का फाइनेंशियल कोई डाटा है या जो भी आप चाहते हैं, आप उस एक्सेल में रख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज हो जाएगा आपका डाटा एक जगह। उसके बाद बेटा नेक्स्ट उसने बात की है वो एक्सेल स्क्रीन की है। एक्सेल स्क्रीन का मतलब क्या, स्क्रीन जो आप ज़ाहिर फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं जब एक्सेल, तो सामने आपकी जो स्क्रीन आती है उसमें क्या क्या नज़र आते हैं आपको, वो तो हमारा अगला पूरा टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर्स में कंपोनेंट्स के बारे में। लेकिन मैं आप थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैट्रिक्स और ग्रिड होता है। ऐसे में एक्सेल स्क्रीन क्या होती है, मैट्रिक्स होता है या ग्रिड होता है, मतलब रोज़ और कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम्स। अब यहाँ मैं थोड़ा सा बना दिया ग्रिड, वो चेंज किया मैंने इसमें। पिछली डायग्राम जो मैंने बनाई थी यही बेटा असल में एक्सेल की डायग्राम है। ठीक है, एक्सेल में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल है उनको कहते हैं आप रोज़, और उनको लिखा कैसे जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ABCDE, ये बेटा कॉलम्स हैं। कॉलम्स को हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स में, कॉलम्स आर रिटन इन अल्फ़ाबेट फॉर्म। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म मतलब ABCDE, ये चलता रहेगा Z तक। अब आप कहेंगे सर अगर Z आ गया उसके बाद क्या ख़त्म हो जाएगा, काउंटिंग तो हमारी बहुत एंड तक चलती है, तो क्या हम अल्फ़ाबेट Z तक है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेटा वो इस तरह करता है कि A के पेयर बनाता है, A के साथ ही मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स के साथ। फर्स्ट करें, मैं आप बता देता हूँ आपको, सबसे पहले आता है A से Z तक, तो इसी तरह चलेंगे, एक एक आएगा हर एक में। उसके बाद क्या होगा, AA, AB, AC, AD, AE, इस तरह AZ तक ये पेयर बनते जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे फिर B से शुरू कर देगा, जब सारे अल्फ़ाबेट्स के आपस में पेयर भी ख़त्म हो जाएंगे फिर वो AAA पे आ जाएगा। इस तरह ये कम्बिनेशन बहुत बनते रहेंगे। मैं आपको भी एक्सेल में जब
हम इसी डे में आगे जाके मैं जब आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा कितने ज़्यादा इनके पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी उसमें बताऊंगा कि लास्ट में कितने इसमें टोटल रोज़ होती है, हम काउंट भी करके देखेंगे कि आखिरी रो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल की और लास्ट कॉलम में दिखाऊंगा। ठीक है, कि कहाँ तक अल्फ़ाबेट्स जाते हैं इसके और रोज़ किस नंबर तक जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, रीडिंग थोड़ी सी करवा देता हूँ आपको। एक्सेल इज़ पेज नंबर 45, 3.1.3 spreadsheet software Excel. Excel is one of the popular and commonly used spreadsheet software. Excel can be used from home to professional level. Home मतलब आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं इसको। प्रोफेशनल लेवल मतलब प्रोफेशनल का मतलब बेटा ख़ास प्रोफेशन जो है, फ़र्ज़ करें एक फ़ाइनेंस एक पूरा प्रोफेशन है, अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है, साइंटिफिक एप्लीकेशन ये पूरे एक प्रोफेशन थे सारे जो मैंने आपको पिछले डे में यूजेस में पढ़ाए थे। ठीक है, हर एक प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं इसको। To perform calculations on data, creating mailing list. क्रिएटिंग मेलिंग लिस्ट का मतलब बेटा आपने मेलिंग लिस्ट मैंने आपको थोड़ा सा पिछले चैप्टर में बताया था जब हमने ईमेल अटैचमेंट पढ़ा था। मेलिंग लिस्ट बेटा आपने अगर किसी को कुछ भेजना है, कोई चीज़ फ़र्ज़ करें अटैचमेंट भेजनी है या कोई भी आपने मैसेज भेजना है, आप कंप्यूटर में उसको मेल के फॉर्म में भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो मेलिंग लिस्ट आप लिस्ट बना लेंगे उन लोगों की जो आप जिनको मैसेज भेजना चाहते हैं। क्रिएटिंग मेलिंग लिस्ट आप ये भी बना सकते हैं इसमें, एंड क्रिएटिंग बजट्स और बजट भी बना सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया था डे 1 में। Excel is an electronic, second paragraph, Excel is an electronic spreadsheet program that can be used for storing, organizing and manipulating data. ये मैं आपको बता चुका हूँ। Excel screen is in the form of a rectangular table or grid. Rectangular मतलब बेटा रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है, आप देखेंगे स्क्रीन पे, आप इसको रेक्टेंगुलर ना भी कहें वैसे भी ये टेबल या ग्रिड की फॉर्म में, लेकिन ज़्यादातर आपको नज़र रेक्टेंगल की फॉर्म में ही आता है। ठीक है, कि अगर आपकी स्क्रीन स्क्वायर फॉर्म है तो ये स्क्वायर फॉर्म में फिर नज़र आ जाएगा। ठीक है, अगर रेक्टेंगल कोई स्क्रीन की मतलब विड्थ अगर ज़्यादा है तो फिर उसके बाद वो रेक्टेंगल की फॉर्म में नज़र आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की विड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, rectangular table or grid of rows and columns. The horizontal rows are identified by numbers 1 2 3, मैं आपको बता चुका हूँ, and the vertical columns with alphabet A B C और A A A B, ये मैं बताया आपको A A A B और A C आगे इतना चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है वर्कबुक और वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट मैंने यहाँ डिफरेंस भी लिख दिया, लेकिन आप वैसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बुक में भी ये वैसे नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया फिलहाल। ठीक है, आप लोग इसको वैसे भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले वर्कबुक वर्कशीट, नाम से देखें, वर्क तो पता है आप काम कर रहे हैं, दाहिर जिस पे यहाँ स्प्रेडशीट पे वो वर्क हो गया। वर्कबुक और वर्कशीट, बुक और शीट, हम आते हैं पहले एक्सेल को भूल जाते हैं फिलहाल, हम आते हैं अपनी सिंपल बुक पे। जो बेटा आपकी सिंपल बुक है उसमें ये आपकी टोटल फ़र्ज़ करें मैंने बुक बंद की, ये आपकी बुक है, ये आपकी बुक है, और जो आपका एक पेज है इसको आप शीट भी कहते हैं, ये शीट है। मतलब बुक के अंदर क्या है, शीट है। बुक के अंदर क्या है, शीट है। बुक एज अ होल ये पूरी बुक है, और जब आप किसी एक पेज पे फोकस कर रहे हैं, फिलहाल मैं इस पेज को पढ़ रहा हूँ, हर एक पेज एक शीट है, हर एक पेज क्या है, एक शीट है, वर्क शीट। तो यहाँ पे एक्सेल में समझें वर्कबुक एक पूरा डॉक्यूमेंट है आपका, पूरी फाइल है वो जो आप कंप्यूटर में सेव करेंगे, और वर्कशीट वर्कबुक के अंदर जो आप काम कर रहे होंगे जिस शीट पे, उसको कहेंगे वर्कशीट। तो मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बता दिया, अब मैं आपको बुक से वर्डिंग जो है उससे भी बताता हूँ और यहाँ से भी बता देता हूँ। वर्कबुक, फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल, मतलब जो एक्सेल फाइल बनाते हैं उसको आप कहते हैं वर्कबुक, जो फाइल बनाता है वो। ठीक है, फाइल के अंदर फिर शीट्स होती हैं। अब हम इसको भी वर्कशीट को भी साथ साथ देख लेते हैं। सिंगल पेज इन वर्कबुक, मैंने अभी आपको बुक की एग्जांपल दी कि सिंगल पेज जो होगा वो शीट कहलाता है, तो यहाँ पे सिंगल पेज इन वर्कबुक इज कॉल्ड वर्कशीट। नंबर 2, स्प्रेडशीट पेजेस। अब इनके पेजेस को क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट पेजेस। मतलब वर्कबुक के अंदर जो भी पेजेस होंगे उनको आप कहते हैं स्प्रेडशीट पेजेस। अब यहाँ पे वर्कशीट में लिखा हुआ है उसने कलेक्शन ऑफ सेल्स। अब बेटा वर्कशीट में सेल्स की कलेक्शन होती है, मैंने आपको पिछले डे 1 में बताया था कि सेल्स मल्टीपल सेल्स, हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था स्प्रेडशीट की कि एक सेल नहीं होता, मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देखिए कलेक्शन ऑफ सेल, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और वो मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्कशीट। नेक्स्ट है एक्सटेंशन, XLSX। अब एक्सटेंशन होती है बेटा वर्कबुक की, वर्कशीट की कोई एक्सटेंशन नहीं होती। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, आपने अगर किसी फाइल का नाम देखा हो, फाइल का नाम फ़र्ज़ करें एक फ़ाइल है जिसका नाम है, हम एक्सेल ही रख देते हैं, चले हम एक्सेल नहीं रखते, कंप्यूटर रखते हैं एक फ़ाइल का नाम। एक फ़ाइल का नाम है कंप्यूटर, और आपने देखा होगा कि शायद अपने कंप्यूटर में डॉट के बाद ना एक चीज़ लिखी होती है, फ़र्ज़ करें यहाँ लिखा हुआ है TXT,
ये एक्सटेंशन है। वैसे जो टेक्स्ट होता है ये टेक्स्ट की स्पेलिंग TEXT होती है, लेकिन एक्सटेंशन में ये TXT होता है, ठीक है। तो डॉट के बाद जो भी चीज़ लिखी होती है, 3 होते हैं या कभी 4 भी होते हैं, एक्सेल के 4 होते हैं, ज़्यादातर 3 ही अल्फ़ाबेट्स पे होती है, 3 लेटर्स पे होती है एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन क्या बताती है बेटा? एक्सटेंशन बताती है हमें किस टाइप की फ़ाइल है वो। अगर मैं इसको लिख दूँ computer.txt, इसका मतलब ये टेक्स्ट फाइल है, आपने टेक्स्ट लिखा हुआ सिंपल वर्ड, उसमें नोटपैड में लिखा हुआ है। वर्ड में अगर लिखेंगे आप यही तो उसकी होगी DOC या DOCX भी होती है उसकी, ठीक है। DOC भी होता है, आजकल DOCX चल रही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट से निकला DOC। और अगर आप एक्सेल में कर रहे हैं तो फिर होगा XLSX, ठीक है। अगर आप पावर पॉइंट में कर रहे हैं तो उसका नाम होगा PPT, पावर पॉइंट, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सी एक्सटेंशन हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने अब नाम सुना होगा JPG, PNG, ये जो आपके पिक्चर्स हैं उनके एक्सटेंशन होती हैं। ये बेटा एक्सटेंशन हमें बताती है कि किस टाइप की फ़ाइल है ये, ठीक है। तो जब हम वर्कबुक में देखेंगे उसका नाम क्या होगा एक्सटेंशन का? XLSX, इसलिए इसको याद रखना है आपने। पहले खाली XLS होता था ये, अब ये XLSX होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सटेंशन है ये हमें बता रही है कि क्या ये एक वर्कबुक है। याद रखिएगा वर्कबुक की एक्सटेंशन होगी, वर्कशीट की कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, क्योंकि वर्कशीट जो है वर्कबुक के अंदर ही है तो उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं होती। एक्सटेंशन XLSX। वर्कशीट में क्या होते हैं? शीट टैब्स होते हैं। ये मैं आपको जब दिखाऊंगा एक्सेल तब आपको समझ आएगी शीट टैब्स क्या होते हैं। शीट टैब्स में बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डायग्राम से। एंड पे डॉक्यूमेंट के इस तरह लिखा होता है शीट 1, फिर शीट 2 और इस तरह पे शीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं एक वर्कबुक में। एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जब आप पहली बार ओपन करते हैं एक्सेल को, जब आप जो खुद प्रोग्रामिंग या जिन्होंने जो पहले से फिट किया हुआ है, सेट किया हुआ है, वो क्या किया हुआ है कि सिर्फ 3 शीट टैब्स होंगे एक वर्कबुक में, ठीक है। एक वर्कबुक में 3 शीट टैब। इसका मतलब क्या है? एक वर्कबुक में 3 शीट्स हो सकती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। तो 3 शीट्स आपको एक वर्कबुक में मिलती हैं। वो कैसे एक्सेस करते हैं आप? शीट टैब से। ये भी हमने आगे जाके पढ़ना है पूरा टॉपिक इसका, ठीक हो गया। शीट टैब से हमारे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। लास्ट पे अब देख लें, पॉइंट रह गया, 1 वर्कबुक में कंटेन मैनी वर्कशीट। देखिए इस बुक के कितने पेजेस हो सकते हैं, काउंट हमने कर लें या पेज नंबर आप देख लें कितने हो सकते हैं, मतलब एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट हो सकती हैं। यहाँ भी यही बात समझे, एक्सेल में एक वर्कबुक में आप बहुत सी शीट्स बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पहली बार 3 होती हैं, यही उसने यहाँ लिखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट टैब्स कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं? सिर्फ 3 शीट टैब, लेकिन आप अपनी मर्जी से खुद भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको मैं आज बता दूंगा, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सा बुक से पढ़ा दूँ आपको। वर्कबुक एंड वर्कशीट। अ वर्कबुक इज़ अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। Excel workbook consists of spreadsheet pages, each of which can include separate data. MS Excel 2007 workbook is stored with extension .xlsx। एक मैंने आपको बताइए बेटा बात कि हर स्प्रेडशीट में आप अलग डाटा रख सकते हैं। आप एक शीट में कोई और डाटा रखें, एक में किसी और तरह का रख लें, तीसरी में किसी और तरह का। आप अपनी मर्जी से कोई भी डाटा डिफरेंट या सेम भी रख सकते हैं वर्कबुक में। MS Excel 2007 workbook is stored with extension .xlsx. One workbook may contain many worksheets. Worksheet, also known as a spreadsheet, is a single page in workbook. ये single page होता है. It is a collection of cells on a single sheet where user keeps and manipulates the data. यहाँ पे डाटा रखता भी है, keeps का मतलब रखना, यहाँ रखता है मतलब यूज़र रखता है डाटा, keeps and manipulates डाटा, और डाटा को चेंज भी करता है, मैनिपुलेशन भी करता है उस पर, ठीक है। वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक कैन बी एक्सेस्ड बाय द शीट टैब, कैन बी एक्सेस्ड बाय द शीट टैब, मैंने आपको बताया था इधर। लोकेटेड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एक्सेल विंडो, लेफ्ट कॉर्नर पे होते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि लेफ्ट पे होते हैं, बनाया भी मैंने उसने लेफ्ट पे किया, ठीक है। मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगा। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स आर प्रोवाइडेड इन अ पेज नंबर 46 पे आए हैं। वर्कबुक टू एंटर डेटा, मोर वर्कशीट्स कैन बी एडिड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन अ वर्कबुक। आप अपनी मर्जी से वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं वर्कबुक में अपने, ठीक है। लास्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है वो मैं बोर्ड पे नहीं लिखा, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा भी प्रोजेक्टर पे। स्टेप्स पढ़ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक्सेल एप्लीकेशन विंडो 3.1.5, ठीक है। कैसे आप स्टार्ट करते हैं एक्सेल को? यूज़र कैन स्टार्ट एक्सेल प्रोग्राम एज फॉलोज। सबसे पहले
स्टार्ट, जैसे आपने AVG एंटीवायरस अगर आपको याद हो वहाँ भी यही किया था, क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद आपके पास एक फ़ोल्डर आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अभी ऑफिस क्या है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असल में एक पूरा पैकेज है। पैकेज मैंने आपको डे 1 में बताया था। पैकेज में क्या क्या चीज़ें होती है, बहुत सी चीज़ें आप एक जगह पैकेज में रख लेते हैं, बॉक्स में फर्ज करें आप रख रहे हैं। तो ऑफिस में वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, एक्सेस होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो एक ही जगह आ जाएँ, एक ही CD में, एक ही पैकेज में, उसको आप कहेंगे या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर हम एक्सेल की बात करें, पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैं बुक्स भी पढ़ा देता हूँ। क्लिक स्टार्ट, सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, 2007 वर्जन इसका। ठीक है, एक्सेल विंडो अपीयर्स एज शोन इन फिगर 3.1। आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं जो फिगर नज़र आ रही है। मैं आपको यही चीज़ अभी प्रोजेक्टर पे दिखाता हूँ कि कैसे ये स्क्रीन नज़र, अभी आप डायग्राम में तो आप देख ही रहे हैं, अब यही चीज़ मैं आपको प्रोजेक्टर पे दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ जो इस वर्ड फॉर डे 2 के हैं, फिर हम प्रोजेक्टर पे देखते हैं आज के जो हमें चीज़ें देखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू नो अबाउट, एक मिनट पहले देख लूँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होता बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सेल? एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। Question number 6, what do you know about Excel screen? Excel screen is in the form of a rectangular table or grid of rows and columns. The horizontal rows are identified by numbers 1, 2, 3 and the vertical columns with alphabet A, B, C or AAAB. ठीक है, what is a workbook? A workbook is a file created by Excel spreadsheet application. Excel workbook consists of spreadsheet pages, each of which can include separate data. ये मैं आपको बता चुका हूँ, सारा पढ़ा चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, बस मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ूँ आपको पता चल जाए इसका आंसर क्या बनेगा। What is a worksheet? Worksheet, also known as spreadsheet, is a single page in a workbook. It is a collection of cells on a single sheet where user keeps and manipulates the data. Question number 9, last है आज का। Write down the steps to start Excel program. User can start Excel program as follows. तो आपने स्टेप्स में लिखना है जो बुक में लिखा है उसने। ठीक है, अब हम बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट होता है। अब हम प्रोजेक्टर पे जो हमने आज जो चीज़ें पढ़ी हैं एक्सेल की वो आपको मैं प्रोजेक्टर पे अब दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल वर्क जो हमने वर्क फॉर डे 2 पढ़ा था। उसमें हमने लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। इसमें उसने XP के लिहाज से स्टेप्स बताए हैं, हम भी XP पे ही देखते हैं। आपके सामने विंडो XP का एक इंटरफेस है, बॉटम लेफ्ट पे आप लोग स्टार्ट बटन देख रहे हैं ग्रीन कलर का, उसमें भी ये लिखा था स्टेप्स में मैंने आपको पढ़ाया था क्लिक स्टार्ट। क्लिक स्टार्ट का मतलब आपने स्टार्ट पे जाकर माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है। ये मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मेन्यू ओपन हुआ है, यहाँ पे आपने ऑल प्रोग्राम, स्टेप 2 था हमारा सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, हमने सिलेक्ट करना है ऑल प्रोग्राम्स। अब बेटा इसके 2 तरीके हैं, आप इस पर ऑल प्रोग्राम्स पे जाकर क्लिक भी कर सकते हैं लेफ़्ट क्लिक माउस का, या आप सिर्फ होवर कर सकते हैं, मतलब आप सिर्फ लेकर जाएंगे, पॉइंट करेंगे उसके ऊपर। अभी देखिएगा इधर, तो देखें ये ब्लू कलर हुआ और साथ ही ऑल प्रोग्राम्स का एक और सब मेन्यू ओपन हो गया। इसमें अब आप लोग देख रहे हैं बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे सिलेबस में फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ऑफिस का जो पैकेज है उसमें ऑफिस के पैकेज में हमारे पास सिर्फ एक्सेल हमने पढ़ना है। यहाँ पे आपने स्टेप 3 देखा था पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब मैं पॉइंट कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, इसके अंदर एक और मेन्यू ओपन हुआ है, इसमें से हम ढूंढेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, क्योंकि बेटा इस कंप्यूटर में दूसरा वर्जन भी इंस्टॉल है 2003, इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आपने सिर्फ पॉइंट करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। ये देखिए मैं माउस को मूव करूँ ताकि आपको नज़र आए ये वाला है। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक करना है आपने, इसको लेफ़्ट क्लिक कर लिया आपने, ये ओपन हो गया। ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका उसने बताया नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसको क्लोज़ कर लें, मैं क्लोज़ करने का भी आपको बाद में दोबारा बताऊँगा। यहाँ पे आपको एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करके यहाँ से भी ओपन हो गया। एक और तरीका है आपका, आप इसको जाके क्लिक करें एक्सेल को और माउस से बजाय लेफ़्ट क्लिक के राइट क्लिक करें। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे एक मेन्यू ओपन होगा, इसमें उसने लिखा हुआ है टॉप पे ओपन, आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। 3 तरीके हो गए, चौथा तरीका भी बता देता हूँ। अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 आपने माउस से करना है सिलेक्ट एक बार। अब आपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करनी है,
जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये 4 तरीके से आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, लेकिन जो बुक में आपने पेपर में वही लिखना है प्रोग्राम्स के साथ। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। अब ये बेटा हमारे पास पूरा इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इंटरफेस का मतलब जो हम देखते हैं, यूज़र देखता है फर्स्ट टाइम। इसमें आप लोगों को मैंने काफ़ी चीज़ें अभी नहीं बताई क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक्स में है। जो मेन चीज़ है वो आप देखें रोज़ और कॉलम्स। रोज़ और कॉलम्स में आपको जो लेफ़्ट साइड पे 1 2 3 4 ये जो आपको नंबर्स की फॉर्म में चीज़ें नज़र आ रही हैं, नंबर बताते हैं हमें। ठीक है, फर्स्ट के निस्बत हम रो 1 पे हैं। ठीक है, रोज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर, जी हमने पढ़ा था वर्क फॉर डे 2 में। 1 2 3 4 5 इस तरह ये आगे जा रहा है 16 तक, और उसके बाद फिर आगे ये एंड तक 21, ये ख़त्म नहीं हुआ 21 तक। ठीक है, ये मैं बताता हूँ आगे जाके कितनी होती हैं रोज़ और कितने होते हैं कॉलम्स। उसके बाद जो ए है ये क्या है बेटा, आपके कॉलम्स A B C D E F ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं एंड कहाँ तक होते हैं। ये फ़िलहाल एन तक हो रहे हैं, लेकिन हम एंड तक भी जा सकते हैं। इसको मैं Z तक लेके जाता हूँ। ये देखें Z तक चले गए। अब मैंने आपको बताया था जब Z तक चले जाते हैं तो फिर हम पेयर बनाते हैं A के साथ। देखें A के साथ A का पेयर, A के साथ B का, A के साथ C का, इस तरह ये आगे चलता जा रहा है। A के साथ Z तक के ये चलता जाएगा। ठीक है, ये देखो उसके बाद मैंने बताया था फिर B से शुरू करते हैं पेयर, B A B B इस तरह चलता रहता है बेटा। ये आगे भी ट्रिपल A बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, लास्ट में आपको चले भी बता देता हूँ लास्ट कॉलम और लास्ट रो कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, ये वैसे आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। बेटा आपने कीबोर्ड की कंट्रोल की को प्रेस करना है, कंट्रोल CTRL आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको पहले वापस ले जाऊँ A में। अब आप फर्ज करें A फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है A1, ये नेम बॉक्स में लिखा जाता है, आगे जाके सारा पढ़ना है आपने। फिलहाल आप ये समझें A1 पे है इस वक्त। अब ये सेल है, जो ब्लैक कलर का हाईलाइट हुआ हुआ है ये एक सेल है। अब मैं चाहता हूँ मैं लास्ट कॉलम में जाऊँ, कितने कॉलम है मैं देखूँ इसमें ABC कहाँ तक जा रही है, कितने पेयर बना रहे हैं। मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और राइट एरो की, कीबोर्ड पे होती है बेटा एक राइट एरो की, उसको आप प्रेस करेंगे। कंट्रोल को नहीं छोड़ना, कंट्रोल को प्रेस करके साथ ही राइट एरो की। जैसे ही मैंने प्रेस किया आप देख रहे हैं ये जो लास्ट कॉलम है बेटा वो है XFD। ठीक है, ये XFD पेयर बना है। ठीक है, 3 का पेयर बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रिपल A, तो ट्रिपल A के बाद ये आगे जाके बहुत आगे जाके XFD का पेयर बना है। ये हमने पता कर लिया कि लास्ट हमारे पास कॉलम क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट रो क्या है। लास्ट रो के लिए हमने क्या प्रेस करना है, वापस हम आते हैं, बल्कि इधर से कर लेते हैं, कंट्रोल डाउन की, कंट्रोल और साथ डाउन की, CTRL जो कीबोर्ड में होती है की, कंट्रोल और डाउन की। डाउन की भी आपने देखोगे 4 एरो कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, उसमें जो डाउन की है उसको प्रेस करें। अब आप देख रहे हैं लास्ट रो का भी हमें पता लग गया। ये हमारी क्या है, लास्ट रो। लास्ट रो का नंबर क्या है 104856। अब इसको अगर आप काउंट करें वैसे मैथ में तो ये बनेगा बेटा 10,48,576। इसका मतलब एक्सेल में 10,48,576 रोज़ हैं और XFD कॉलम्स हैं। XFD को हम भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है तो हम इसको लिखते भी ऐसे हैं XFD। ये भी आप काउंट कर सकते हैं आगे जाके, लेकिन आपको बहुत देर लगेगी, आप काउंट कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम क्योंकि कॉलम्स को लिखते ही अल्फ़ाबेट्स से हैं तो इसलिए हम XFD लिखते हैं इसमें। ठीक है, लास्ट कॉलम क्या एक्सेल में XFD, लास्ट रो क्या है 10,48,576, 10,48,576। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हमने ये चीज़ें देख ली जो वैसे ये एक्स्ट्रा चीज़ थी जो बुक में नहीं बताई हुई थी उसने। अच्छा, अगर आपने वापस आना है तो आप कंट्रोल और साथ ही प्रेस कर देंगे लेफ़्ट। अब लेफ़्ट पे वापस आना है आपने, कंट्रोल लेफ़्ट की। अब इससे क्या हुआ है, आप आ तो गए हैं कॉलम में लेकिन रो अभी भी वही है। अब आप प्रेस करें कंट्रोल अप की तो आप देखिए आप A फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में आ गए हैं आप। ठीक है, ये बेटा जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ये एक सेल है। ये क्या है, एक सेल। मैंने आपको बताया था सेल क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन होता है, मिलने से जो बनता है उसको कहते हैं सेल। ये देखें यहाँ पे ये एक रो है जहाँ मेरा माउस जा रहा है और ये एक कॉलम है। अब इससे क्या हो रहा है, ये रो है देखें और ये एक कॉलम है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये मिल के क्या बनाते हैं, एक सेल। अब ये सेल मल्टीपल सेल्स मिलके एक पूरी वर्कशीट बनाते हैं। देखिए मैंने मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट किया, आप
ये सब आगे जाके आपने पढ़ना है, मैं थोड़ा सा आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था वर्कबुक और वर्कशीट, वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्कबुक और वर्कशीट का बेटा मतलब ये है कि इस वक्त आप वर्कबुक बुक 1 पे हैं। बुक 1 ये नाम होता है, टाइटल बार होती है, ये भी आपने आगे जाके पढ़ना है। वर्कबुक असल में बुक 1 उस वर्कबुक का नाम है, बुक 1। इसकी एक्सटेंशन होगी .xls। ये मैं अभी आपको सेव करके भी दिखाता हूँ इसकी एक्सटेंशन कैसे पता लगती है हमें। उसके बाद ये जो आपके पास सारे इस पर नज़र आ रही है शीट सारी, ये क्या है, वर्कशीट। वर्कशीट कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, हमने पढ़ा था 3, और शीट टैब्स में होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब शीट 1 पे मैंने लिखा है, फर्स्ट करें, मैं दोबारा ए पे जाता हूँ, A1 पे, और मैं यहाँ लिखता हूँ 1, मैंने लिख दिया 1। अब मैं शीट 2 पे क्या लिख सकता हूँ जाके, अब देखें शीट 2 में 1 नहीं लिखा हुआ, मैंने वो शीट 1 में लिखा था, मैंने यहाँ शीट 2 को किया सिलेक्ट 2। अब मैं शीट 3 पे जाके लिखता हूँ 3, ठीक है। शीट 3 पे देखें 3 लिखा हुआ है, शीट 2 पे 2 लिखा हुआ है, शीट 1 पे 1 लिखा हुआ है। इसलिए आप अपना मर्जी का कोई भी डाटा मुख्तलिफ शीट्स में रख सकते हैं, ठीक है। एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं। नई शीट कैसे ऐड करनी है वो भी आगे जाके टॉपिक आएगा, आपको अभी वैसे बता देता हूँ। यहाँ से बेटा आप नई शीट ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट वर्कशीट, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल करके दिखा देता हूँ, ये देखिए शीट 4 इसका नाम आ गया, ठीक है। आप शीट का नाम चेंज भी कर सकते हैं, ये भी आगे जाके आपको बताऊँगा, क्योंकि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जो मैंने आपको बात बतानी थी, रीकैलकुलेट का बताना था मैंने थोड़ा सा आपको। रीकैलकुलेट बेटा मैं अब क्या करता हूँ, एक फार्मूला लिखता हूँ, पहले मैं A1 में लिखता हूँ 2 लिख के एंटर प्रेस करना है। ये भी आगे जाके सारा बताऊँगा आपको कैसे लिखते हैं डाटा इसमें। फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ रीकैलकुलेट का मतलब 2, ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद 2, दोबारा 2 लिख के अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला बाहर है, ये वैसे आगे जाके सारा पढ़ना है आपने, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। A1 प्लस A2, अब मैं एक एंटर प्रेस करूँगा तो आंसर आ जाएगा इसका 4। ये देखिए, ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ये क्या है, इसका 4 आंसर है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रीकैलकुलेट कैसे करूँगा, मैं 2 की जगह यहाँ बेटा लिख देता हूँ 3। क्या लिख देता हूँ, 3। देखिएगा 3 जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा खुद ब खुद आंसर चेंज होगा, मैं नहीं चेंज करूँगा। ये देखें क्या लिखा हुआ आ गया बेटा, 5, 2 + 3 = 5। अब मैं ऊपर वाले 2 को भी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की जगह लिखता हूँ मैं 4, तो आंसर क्या आना चाहिए 7। 4 + 3 = 7। देखिए यहाँ आंसर आ गया 7। तो ये है रीकैलकुलेट। तो मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है, बहुत यूज़ है रीकैलकुलेशन का, ठीक है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें वो मैं आपको कुछ ये आपको ऐसे बता रहा हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है। जब हम ये पढ़ेंगे ना सब चीज़ें, तब मैं आपको सब चीज़ें करके दिखा दूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आज के लिए आप ये समझें कि आपने वर्कबुक देख लिया और वर्कशीट देख लिया। वर्कबुक मैं आपको अब सेव करके बताता हूँ, इसकी एक्सटेंशन कैसे पता लगती है हमें। Ctrl+S से सेव करते हैं आप, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँ, ये भी आगे जाके बताऊंगा सेव कैसे करना है। सिर्फ आज आपको समझाने के लिए वर्कबुक क्या होती है सेव। अभी मैंने सेव कर लिया बेटा। अब बेटा मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों ने किस तरह एक्सटेंशन देखनी है बुक 1 की, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है book 1.xls, ये आपको नज़र आ रहा है XLSX, जो मैंने सिलेक्ट किया है, माउस जहाँ मेरा मूव कर रहा है देखें, ये है एक्सटेंशन। बुक की एक्सटेंशन होगी वर्कबुक की, लेकिन वर्कशीट की कोई एक्सटेंशन नहीं होती, वर्कशीट की उसके अंदर होती है। अब ये देखें आपको ये बुक 1 आपने जो भी काम किया था ऊपर ये देखें नज़र आ रहा है .xlsx, ठीक है। ये हमारा वर्कबुक है और इसकी एक्सटेंशन है .xlsx, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक जो चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी डे 1 और डे 2 में, वो मैंने तकरीबन बता दी। बाकी काफ़ी चीज़ें इसमें आगे जाके आपने पढ़नी है अभी, तो इसलिए इसको फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस लेक्चर में तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।